बीएसपी के नंबर 2 आकाश आनंद ने मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है और साथ साथ एक वीडियो भी। आखिर ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? बसपा इसी बहाने क्या चाहती है? हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि शंकराचार्यों को लेकर उनके निमंत्रण पर अयोध्या में क्या सियासत हो रही है। आखिर शंकराचार्य आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। और ये भी जानिए कि मायावती को लेकर क्या सचमुच अभी भी कोई गुंजाइश गठबंधन में बची है या फिर अखिलेश यादव के अंदाज बता रहे हैं कि सब कुछ खत्म है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी आकाश आनंद के उस मिस्ड कॉल नंबर की। हम इस बारे में आपको तफसील से बताएं उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। और इस वीडियो को आज आकाश आनंद ने अपने ट्विटर पर साझा किया, एक्स पर साझा किया। और इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है पहले हम आपको सुना रहे हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आकाश आनंद के इस मिस्ड कॉल का माजरा क्या है। जय भीम साथियों, एक नया वर्ष और एक नया संकल्प लेने का समय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने दें। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। साथियों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस राजनीतिक लड़ाई के लिए हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी एक बहुत अच्छा तरीका हमें समझा के गए, परंतु उसको इस्तेमाल करने के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। साथियों, हम लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से लड़ें। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीतेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पे कुछ चमचे और एजेंडा फैलाने वाले लोगों से आप संभल के रहें और तैयार हो जाइए बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें और बीएसपी से जुड़ें। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी है और फिर मैं खुद आपको संपर्क करूंगा। मुझे आपके साथ का इंतजार रहेगा। जय भीम, जय भारत। तो आपने देखा आकाश आनंद को अलग अलग एंगल से शूट किया हुआ ये वीडियो, और उसमें वो सीधे सपाट शब्दों में अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं। वो उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे फीडबैक लेने की एक बड़ी कोशिश दिखाई दे रही है। दरअसल एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है। मिस्ड कॉल नंबर को आप स्क्रीन पर देखिए। और ये मिस्ड कॉल वो नंबर है, जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे फ़ोन कट जाएगा, मिस्ड कॉल की तरह वो पहुंच जाएगा और उसके बाद आकाश आनंद और उनकी टीम उन लोगों से संपर्क करेगी जो मिस्ड कॉल जिन्होंने दिया था। तो आखिर इस पूरे एक्सरसाइज की वजह क्या है? दरअसल आकाश आनंद टेक सेवी हैं। आकाश आनंद अपनी पार्टी को ग्रास रूट से उठाना चाहते हैं और इस नए ज़माने में नए तरीके से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बहुजन यानी कि बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के सिंपैथाइजर्स को, बीएसपी को के चाहने वालों को सीधे अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक तरफा संवाद नहीं है,
इसमें दो तरफा संवाद से पहले भी ग्राउंड से फीडबैक लेना है। दरअसल ये वो कोशिश है जो आकाश आनंद ने अपने स्तर से शुरू की है। कोई मिस्ड कॉल मारता है या कोई मिस्ड कॉल देता है तो उसके बाद उसका नंबर रजिस्टर होगा, और जो आकाश आनंद के साथ एक टेक्नोलॉजी की जो टीम जुड़ी है वो उस नंबर पर या तो कॉल करेगी या उस नंबर के जरिए उस व्यक्ति से संपर्क करेगी जो इस पार्टी से जुड़ना चाहता है, जो आकाश आनंद से जुड़ना चाहता है। अपनी बात बताने के पहले कहीं ना कहीं एक फीडबैक का सिस्टम आ रहा है कि आखिर आपने फोन किया तो आप चाहते क्या हैं, आप कैसे इस पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं, आप किस तरह के बदलाव चाहते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि बीएसपी आने वाले वक्त में क्या करे कि वो एक बार फिर से नंबर 1 की पार्टी हो जाए। आकाश आनंद ने इस वीडियो में कहा है कि वो तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय दल हैं और वो हर हाल में लड़ेंगे और अपने पुराना जो उनका स्थान है बसपा का वो उसे लाकर दिखाएंगे। तो ये एक नया तरीका है, नया फीडबैक है। हमने आपको कुछ दिन पहले आकाश आनंद का एक वॉर रूम दिखाया था और उस वॉर रूम के जरिए हर दिन आकाश प्रेजेंटेशन देख रहे थे और उस प्रेजेंटेशन में हर राज्य में बीएसपी कैसे बढ़े, बीएसपी की कमियां क्या हैं और बीएसपी को मजबूत करने के क्या और उपाय कदम उठाए जा सकते हैं, इसे लेकर लगातार घंटों घंटों की चर्चा हो रही है। उसी क्रम में ये पहला मिस्ड कॉल अभियान है जो आकाश आनंद ने शुरू किया है और इस अभियान के जरिए वो उन युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक बसपा में ऊपर तक जिनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। यानी कि शीर्ष से आवाज तो जाती थी जिसे नीचे तक सब के सब ग्राह्य करते हैं। यानी कि अगर मायावती ने कुछ बोला तो वो सीधे बीएसपी के काडर तक पहुंच जाता है, उस पर चर्चा भी हो जाती है, लेकिन वो काडर अपनी जो बात है, अपना जो संदेश है वो सीधे कैसे ऊपर तक पहुंचाए, इसका ये माध्यम मिस्ड कॉल होने जा रहा है। यानी कि एक तरीका मायावती का है जो अपनी बात सीधे अपने काडर तक पहुंचा देती हैं, लेकिन काडर की बात अब सीधे आकाश आनंद तक पहुंचेगी, इसकी कोशिश ये मिस्ड कॉल अभियान है। इससे आकाश आनंद को अपनी छवि बनाने और बदलने में भी मदद मिलेगी और आने वाले वक्त में जिस तरीके से पार्टी के भीतर आकाश आनंद का कद बढ़ा है और जिस तरीके से वो बीएसपी को लेकर नए उत्साह के साथ और नए तरीके से सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि बीएसपी एक बार फिर नए फोर्स में दिखाई देगी। अब अगली खबर। तो क्या जो शंकराचार्य हैं वो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आ रहे हैं? यही सवाल सबसे बड़ा है। वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? शंकराचार्य निश्चलानंद ने तो अपनी बात साफ साफ खुले तौर पर कह दी थी, जिसे लेकर विवाद भी हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री भगवान राम की मूर्ति स्पर्श करेंगे और हम ताली बजाएंगे। यह बहुत चर्चित भी हुआ, लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ है कि ट्रस्ट की तरफ से सभी शंकराचार्यों को बुलावा भेजा गया है और ज़्यादातर शंकराचार्यों ने इस बात की सहमति भी दी है कि हाँ, उन्हें बुलावा भी भेजा गया है और वो आ भी सकते हैं। श्रृंगेरी के शंकराचार्य का उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नहीं आएंगे या वो इसका बहिष्कार करते हैं, ये गलत है। दरअसल शंकराचार्यों को लेकर के एक चर्चा ये है कि शंकराचार्य अमूमन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार सभी को ट्रस्ट ने बुलाया है। हालांकि अभी तक ट्रस्ट के पास किसी भी शंकराचार्य का आधिकारिक तौर पर यह मैसेज नहीं आया है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आज वीएचपी के जो राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हैं उनसे मैंने खुद बात की और शंकराचार्य की इस कंट्रोवर्सी पर उनका नजरिया पूछा। उन्होंने कहा कि बुलाया सबको गया है, अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं।
तो पहले आप उनके इस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि साधु संत आखिर इस मुद्दे पर क्यों चंपत राय को आड़े हाथों ले रहे हैं। पहले सुनिए अशोक तिवारी, जो कि संपर्क प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के और इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, उनका कहना क्या है। सभी शंकराचार्यों को निमंत्रण भेजा गया है, कितने निमंत्रण उन्हें भेजे गए? हमने सभी शंकराचार्यों को निमंत्रण दिया है, सभी से संपर्क कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। अभी उनका कोई हमसे प्रत्यक्ष में रिस्पांस ऐसा नहीं आया कि आएंगे अथवा नहीं आएंगे। कुछ मीडिया की बातें चलती हैं तो चलती रहती हैं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या सभी लोगों को उनके पूरी टीम के साथ का निमंत्रण है या एक एक दो दो लोगों के साथ आने के लिए? नहीं, हमने 2-3 लोगों को भेजा, उनके साथ में जो सहयोगी रहते हैं उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, उनके नाम से भेजा। जैसे पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज हैं तो उनके नाम से, उनके साथ में स्वामी निर्विकल्पानंद जी रहते हैं तो उनका भी नाम से निमंत्रण गया है। ब्रह्मचारी ऋषिकेश रहते हैं तो उनके नाम से भी निमंत्रण गया है। तो ऐसे भेजे हैं सबको। तो क्या उनके तरफ से अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ना उन्होंने ना अभी तक हाँ कहा है ना कहा है। लेकिन मीडिया में बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, एक दो शंकराचार्यों का आ भी गया कि वो नहीं आ रहे हैं, बकायदा उनके प्रेस रिलीज आ गए हैं, श्रृंगेरी के भी आ गए हैं और एक और शंकराचार्य हैं जो कि पहले से इन्होंने कह रखा है कि वो नहीं आएंगे। भाई मीडिया, मैंने बताया ना कि मीडिया में क्या चल रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। जब हमसे कोई प्रत्यक्ष बातचीत होगी तो हम देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे संपर्क करने के लिए उनसे। ये तो हुई ट्रस्ट की बात कि शंकराचार्यों को बुलाया गया है, लेकिन रामानंदी संप्रदाय के साधु भी इस बात से नाखुश हैं कि शंकराचार्यों को लेकर अपमानजनक बयान दिए गए और निशाने पर हैं चंपत राय। चंपत राय ने जिस तरीके से रामानंदी संप्रदाय को लेकर बातें कही थी कि ये रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है और शैव और शाक्त का ये मंदिर नहीं है, इसे लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे में अयोध्या के साधु क्या कह रहे हैं और खासकर उनके निशाने पर क्यों चंपत राय हैं, ये भी सुनिए। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने कुछ अमर्यादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह राम मंदिर शैव और शाक्तों का नहीं है, रामानंदियों का है। मैं रामानंदी हूँ। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, यहाँ रामानंदियों की सबसे पुरानी पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूँ। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि सब लोगों ने चंदा दिया है, सब लोगों ने सहयोग किया है। ये एक लंबा जो संघर्ष रहा, सब लोगों ने संघर्ष किया है। तो यह सभी सनातनियों का मंदिर है। यह शैवों का भी है, शाक्तों का भी है, रामानंदियों का भी है, निम्बार्कियों का भी है, सबका है। और इस तरह से जो बयानबाजी है, हमको लगता है कि चंपत राय जी ने ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। वो वैसे बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनके मुख से निकल गया होगा। लेकिन मैं उनसे ये मांग करता हूं कि अपने शब्द को वापस लें। और इस तरह का जो बयान है ये बिल्कुल जो है आपस में लोगों को तोड़ने वाला है। पूज्य शंकराचार्यों का यहाँ न आना भी यह जो है दुखद है और सबको आना चाहिए। हम तो अयोध्या का एक प्राचीन पीठ का पीठाधीश्वर होने के नाते मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं कि आपको निमंत्रण मिला है, आप अवश्य आइए। तो आपको बताएं कि शंकराचार्य आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर आखिरी तौर पर कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि उनके तरफ से अभी ना तो हाँ या ना ही हाँ की कोई बात सामने आई है। लेकिन इतना जरूर है कि बाकी तमाम विपक्ष के नेता नहीं आ रहे, ये लगभग तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा अपना प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया है कि वो इस आधे अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि वो शायद, अखिलेश यादव के बयानों से लगता है कि वो नहीं आएंगे। ये भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अब बात एक बार फिर मायावती और अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी से बात कर रही है। 2 दिन बाद उनकी दूसरी मुलाकात है सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग को लेकर जो ये मुलाकात है उसमें आगे दोनों दल कितनी कितनी सीटें बांटेंगे इस पर चर्चा होगी। लेकिन मायावती का पीछा अखिलेश यादव से नहीं छूट रहा। खासकर पत्रकार हर बार उनसे मायावती को गठबंधन में लाने का सवाल पूछ लेते हैं। ये सवाल रामगोपाल यादव से भी पूछा गया था और आज अखिलेश यादव से भी पूछा गया। तो अखिलेश यादव ने तो पत्रकार को
बीजेपी का ही सवाल बता दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। कांग्रेस की जो नेशनल अलायंस थी उसके साथ मीटिंग हुई है, उसमें प्रोफेसर साहब मौजूद थे। क्या कुछ अभी सीट शेयरिंग पे क्या बात निकल पे आई है, बीएसपी पे क्या फोकस रहेगा? मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। सर मायावती को लेके भी क्या कुछ नहीं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि किस चैनल के लिए काम कर रहे हैं? बहरहाल अखिलेश यादव का रुख चाहे जितना भी लचीला हो, एक चीज साफ दिख रहा है और वो ये कि सपा और बसपा का कोई गठबंधन कम से कम उत्तर प्रदेश के लिहाज से होता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सपा और बसपा एक साथ आते कहीं नहीं दिख रहे। और अब अगली खबर। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कमजोर और हारी हुई सीटों को लेकर क्या रणनीति है, आपको बताएं कि लगातार पिछले कई महीनों से बीजेपी ने हारी हुई और कमजोर सीटों को लेकर नई रणनीति अपनाई है। अब वो इन सीटों पर सबसे पहले अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान करने जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हारी हुई या कमजोर सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश की 14 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी हार चुकी है और इस पर नए सिरे से मेहनत की गई है। कई कई मंत्रियों को यहाँ का प्रभार दिया गया है, कई कई चेहरों पर चर्चा हुई है और खबर यह है कि जनवरी महीने के आखिर में, यानी इसी मंथ के आखिर में बीजेपी उत्तर प्रदेश के उन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जो 2024 में उसके उम्मीदवार होंगे। यानी कि 66 सीटों पर वो बाद में उतारेगी उम्मीदवार, लेकिन इसी महीने, जबकि अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर सकती है हारी हुई और कमजोर सीटों के लिए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।